न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। इंडिया न्यूज आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 लेकर आया है। सिर्फ 22 मिनट में दुनिया की 222 खबरें। जी हाँ, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर आपके पास होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में बीती रात बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 बाइक सवार की मौत हो गई। IIT फ्लाईओवर के पास वसंत विहार की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक सवार दूर जाकर गिरे। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। एक लड़के की पहचान जगदीश के नाम से हुई, जबकि दूसरे के बारे में पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक समेत फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में सरकार बनाने का फॉर्मूला बीजेपी ने तैयार कर लिया है। इंडिया न्यूज को सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के 6 विधायक अकाली दल में शामिल हो सकते हैं। ऐसी खबर है कि कांग्रेस विधायक जयकिशन और मतीन अहमद को मंत्री बनाया जा सकता है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और दिल्ली के प्रभारी प्रभात झा ने अपने विधायकों का मन भी टटोला। पार्टी खुलकर कुछ नहीं बोल रही, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार को लेकर ही मंथन हुआ। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी ने 37 विधायकों का आंकड़ा तक जुटा लिया है। ये भी बताया जा रहा है कि जेडीयू और निर्दलीय विधायक भी बीजेपी का साथ देंगे। फिलहाल बीजेपी के पास 28 विधायक है और उसके अकाली दल के साथ मिलकर यह आंकड़ा 29 का हो जाता है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि उपराज्यपाल को तय करना है कि किसे सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं। सतीश उपाध्याय ने कहा कि बुलावा मिले तो सरकार बनाने पर विचार किया जा सकता है। बीजेपी में मुख्यमंत्री पद की रेस भी शुरू हो गई है। खबर है कि वरिष्ठ विधायक जगदीश मुखी सीएम उम्मीदवार होंगे। इस पर अमित शाह की मुहर लगनी बाकी है। मोदी के वापस आने का इंतजार है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर अब कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाया। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि आप विधायकों को खरीदने में असफल रहने पर बीजेपी अब कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश में लगी है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी अब 6 कांग्रेस विधायकों को 20-20 करोड़ का लालच देकर खरीदने में जुटी हुई है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सरकार बनने पर कांग्रेस के 2 विधायकों को मंत्री और 4 को चेयरमैन का पद ऑफर किया गया है। कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के कई इलाकों में पोस्टर लगाए हैं। कांग्रेस विधायक मतीन अहमद ने केजरीवाल पर पलटवार किया। कहा केजरीवाल ने कई बार कांग्रेस तोड़ने की कोशिश की। मतीन ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने उन्हें मंत्री पद और चेयरमैन का ऑफर दिया था। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि अगर किसी ने 20 करोड़ का ऑफर किया है तो केजरीवाल सबूत के साथ पुलिस के पास जाए। वहीं इस ट्वीट पर कांग्रेस विधायक दल के नेता हारून यूसुफ ने कहा कि बीजेपी को कोई कांग्रेस विधायक समर्थन नहीं करेगा। नई दिल्ली से विधायक केजरीवाल के खिलाफ गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए हैं। आरडब्ल्यू की ओर से लगाए गए इन पोस्टर में केजरीवाल को ढूंढ कर लाने वाले को इनाम देने की बात कही गई है। पोस्टर में केजरीवाल पर आरोप लगाया गया है कि उनकी अनदेखी की वजह से नई दिल्ली क्षेत्र का विकास ठप हो चुका है। पोस्टर में लिखा गया है, लोगों को झूठे सपने दिखाकर उन्होंने जनता से वोट लिया और फिर गायब हो गए। दिल्ली के संगम विहार इलाके में आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश ने गली गली में पोस्टर लगवाए हैं। इन पोस्टरों में लिखा है कि दिल्ली वालों को किसके 49 दिन अच्छे लगे। आम आदमी पार्टी के या बीजेपी के फोन नंबर देकर जनता से इस पर राय मांगी गई। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी फोर्टालेजा से आज भारत के लिए रवाना हो गए। भारत रवाना होने से पहले मोदी ने ब्राजीलिया में दक्षिण अमेरिकी नेताओं से मुलाकात की। भारत लौटने के रास्ते में मोदी विमान में ईंधन भरवाने के लिए थोड़ी देर के लिए फ्रैंकफर्ट में रुकेंगे। मोदी आज देर रात दिल्ली वापस पहुंचेंगे। मोदी 3 दिन की यात्रा पर ब्राजील गए थे। ब्राजील के फोर्टालेजा में ब्रिक्स सम्मेलन से इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पीएम मोदी ने पुतिन से द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा की। पुतिन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने गुजरात और रूस के संबंधों का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि गुजरात और रूस से संबंध बहुत पुराने और गहरे हैं। मुलाकात के बाद मोदी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ मीटिंग में भारत रूस संबंधों को और मजबूत करने पर बात हुई। रूस की दोस्ती हमारे लिए कीमती है। चीनी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में लद्दाख सेक्टर के देमचोक और शुमार में बीते 3 दिनों में 2 बार घुसपैठ की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार सुबह पीएलए सैनिकों ने देमचोक सेक्टर के चार्डिंग नीलू नाला जंक्शन को चीनी इलाके में होने का दावा किया। वो अपनी गाड़ी से यहां घुस आए थे। चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश ऐसे समय में की जब प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स सम्मेलन में मुलाकात की। इसके अलावा मंगलवार को ब्राजील में फोर्टालेजा में बैठक के दौरान सीमा विवाद का समाधान निकालने की जरूरत पर जोर दिया गया। बीती रात करीब 8 बजे अरनिया सेक्टर में फिर से पाक की तरफ से फायरिंग शुरू हुई। इससे पहले जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया।
बीती रात करीब 8 बजे अरनिया सेक्टर में फिर से पाक की तरफ से फायरिंग शुरू हुई। इससे पहले जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। फायरिंग में 3 जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए। पाक की तरफ से बीएसएफ की पोस्ट को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। पाकिस्तान की फायरिंग के बाद भारतीय जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में 4 स्थानीय नागरिक भी जख्मी हो गए। इस महीने में पाकिस्तान के सीजफायर के उल्लंघन का ये तीसरा मामला है। अप्रैल से लेकर अब तक एलओसी पर सीजफायर उल्लंघन के 20 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना के एक जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आशंका जताई जा रही कि आतंकी ने जवान की हत्या की है। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा है कि पाकिस्तान हमारे जवानों को मार रहा है और हमारी सरकार चुप बैठी है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं। गाजा पट्टी हिंसा पर चर्चा को लेकर आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में इजरायल के हमले को लेकर 2 दिन राज्यसभा में कोई काम नहीं हो पाया। कांग्रेस सहित 3 पार्टियों ने गाजा पर इस्राईली हमले का निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की है, लेकिन सरकार उसके लिए तैयार नहीं। राज्यसभा में कल इस मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा रखी गई थी, लेकिन आखिरी वक्त में सरकार ने चर्चा कराने से इनकार कर दिया। भारत के फिलिस्तीन और इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध है, लेकिन केंद्र ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में संयुक्त राष्ट्र के एक दफ्तर के बाहर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोलकाता में मुस्लिम संगठन के कार्यकर्ताओं ने गाजा पट्टी पर हो रहे इजरायली हमले का विरोध किया। गाजा में इजरायली हमले का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कड़ा विरोध हुआ है। वेद प्रताप वैदिक की आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात और कश्मीर पर दिए बयान को लेकर वो फंसते दिख रहे हैं। वाराणसी में वकील ने वैदिक के खिलाफ राजद्रोह की शिकायत दर्ज कराई है। 25 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होनी है। वैदिक के खिलाफ इंदौर कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल ने देशद्रोह का मामला बताते हुए कोर्ट में अर्जी दी है, जिस पर 5 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। वैदिक ने कहा है कि वो किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है। वैदिक ने यह भी कहा कि अगर संसद में बुलाया जाता है तो वो वहां भी अपनी स्थिति साफ करने के लिए तैयार है। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद से पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात में आईएसआई का लिंक भी देखा जा रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार हाफिज चाचड़ ने दावा किया है कि ये मुलाकात आईएसआई की मर्जी के बगैर होना मुमकिन नहीं। उधर आरएसएस खुलकर वैदिक के पक्ष में आ गया है। संघ ने वैदिक को देशभक्त बताते हुए हाफिज सईद से उनकी मुलाकात का समर्थन किया है। संघ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि वेद प्रताप वैदिक ने जो किया वो देश की भलाई के लिए किया। वैदिक के लिए संघ का समर्थन तब आया जब एनडीए की सहयोगी शिवसेना ने उन पर कार्रवाई की मांग कर रखी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने वैदिक हाफिज की मुलाकात को देशद्रोह करार दिया। उद्धव ने कहा कि इस मुलाकात से सरकार पल्ला झाड़कर बच नहीं सकती। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चारधाम यात्रा के मार्गों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का हवाला देते हुए श्रद्धालु से गंगोत्री यमुनोत्री धाम जल्द से जल्द छोड़ देने की सलाह दी गई। उत्तराखंड में गढ़वाल के ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश होने से एक बार फिर से चारधाम यात्रा पर खतरा मंडराने लगा है। केदार घाटी में मंदाकिनी नदी उफान पर है। घरों में पानी घुस गया और कई घरों को खाली करवाया गया है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से केदारनाथ यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा को 18 जुलाई तक के लिए रोक दिया गया है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे भूस्खलन की वजह से बंद हो गया। सड़क कई जगह मलबा आने से चारधाम यात्रा पर ब्रेक लग चुका है। कई जगह गाड़ियां और यात्री फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर भारी बारिश से बद्रीनाथ यात्रा पर संकट मंडराने लगा है। जिला प्रशासन ने 3 दिन तक लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। चमोली में हो रही मूसलाधार बारिश के साथ भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे पाताल गंगा और लांबागढ़ में टूट गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और कोंकण इलाके में तेज बारिश हो सकती है। बारिश के साथ हाई टाइड का भी खतरा बना हुआ है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने की आशंका है। इधर लगातार हो रही बारिश से माया नगरी मुंबई पानी पानी हो गई है। हर जगह जल जमाव हो चुका है। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। सुबह सुबह स्कूल और दफ्तर जाने वालों के लिए बारिश सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी कर रही है। बारिश से सबसे ज्यादा असर लोकल पर पड़ रहा है। कई सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइन की लोकल ट्रेनें करीब 10 मिनट तक की देरी से चली। मुंबई के साथ नवी मुंबई, ठाणे के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे चलते सड़क पर जल जमाव हो गया। कल दोपहर करीब 3:13 पर हाई टाइड भी आया और समंदर में करीब 5 मीटर तक ऊंची लहरें उठी। मुंबई में पीने के पानी की भारी किल्लत होने वाली है। बीएमसी ने इससे निपटने के लिए पानी सप्लाई में नए सिरे से कटौती की घोषणा कर दी। 5 स्टार होटल, स्विमिंग पूल, कमर्शियल प्लेस, मिनरल वाटर कंपनी, कोल्ड ड्रिंक्स, कंस्ट्रक्शन साइट पर 50% की कटौती का आदेश दिया गया है। जबकि घरेलू उपयोग के लिए 20% वाटर का कट जारी रहेगा।
मुंबई में पानी सप्लाई करने वाले झीलों तालाबों में सिर्फ 20 दिनों का पानी बचा है। दिल्ली के यमुना नदी में पानी बढ़ने वाला है। बुधवार के दिन हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की ओर 1,28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अगले 50 घंटे में ये पानी दिल्ली पहुंच जाएगा। यमुना के कैचिंग बेल्ट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद ये पानी छोड़ा गया। बाढ़ की आशंका को देखते हुए निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से हथनीकुंड बैराज के गेट पर हर घंटे खतरा बढ़ता जा रहा है। कमजोर मानसून से 500 जिलों में सूखे की आशंका जताई गई है। केंद्र सरकार ने इस बारे में राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने इस बारे में सभी मुख्यमंत्रियों को आपातकालीन योजना बनाने को कहा है। कृषि सचिव, कृषि आयुक्त और दूसरे अधिकारियों को राज्यों से लगातार संपर्क बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के सत निकेतन में एक रिटायर्ड IAS अधिकारी ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। 1979 बैच के राकेश शंकर अपने 2 बच्चों के साथ रह रहे थे। बताया जा रहा है कि डिप्रेशन के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। दक्षिण दिल्ली के मोतीबाग में मणिपुर की एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के शरीर पर चोट के निशान नहीं है। मौत की वजह फिलहाल साफ नहीं। पुलिस जांच में जुटी है। दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक इंजीनियर ने अपनी पत्नी और 6 साल के बेटे की जान ले ली। पुलिस को सूचना देने के बाद यह कहकर घर से फरार हो गया कि वो खुदकुशी करने जा रहा है। आर्थिक तंगी को घटना की वजह माना जा रहा है। पूरी दिल्ली के विवेक विहार में रोड रेज में एक ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। विवेक विहार रेड लाइट पर टाटा 407 और ऑटो ड्राइवर के बीच झगड़ा हो गया। बात बढ़ने पर ऑटो ड्राइवर टाटा 407 पर चढ़ गया और दोनों में बहस हो गई। इतने में ग्रीन सिग्नल हो गया और टाटा चालक ने चलती गाड़ी से विक्रम को धक्का दे दिया, जिससे सड़क पर गिरने से ऑटो चालक की मौत हो गई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के होटल में दिल्ली निवासी एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवती होटल में अपने प्रेमी के साथ रुकी थी, जो फिलहाल फरार है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में अज्ञात बदमाशों ने एक साथी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक जितेंद्र हिस्ट्री शीटर था। कुछ दिनों से उसका अपने गैंग के साथियों के साथ विवाद चल रहा था। मथुरा में एक पिता ने अपने 4 बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी जहर खा लिया। जहर के चलते पिता की तो मौत हो गई, जबकि बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में पति के अत्याचार से तंग आकर पति ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले ससुराल वालों की धमकियों से तंग आकर उस शख्स ने सुसाइड का वीडियो नोट बनाया। वीडियो की जांच जारी है। वीडियो बनाने के बाद सुसाइड नोट में लिखी आप बीती। पत्नी और उसके परिवार को अपनी मौत के लिए ठहराया जिम्मेदार। श्रीनगर में आर्मी के ट्रक से हुए एक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। आर्मी के ट्रक से एक टवेरा की टक्कर हो गई थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज यूपी के NRHM घोटाला मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की अर्जी पर सुनवाई होगी। मुंबई के शक्ति मिल गैंगरेप मामले में मौत की सजा की पुष्टि के लिए आज मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मौत की सजा की पुष्टि की मांग करने वाली ये याचिका राज्य सरकार ने दायर की थी। कानून के मुताबिक निचली अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा की उच्च न्यायालय से पुष्टि करानी होती है। बीते 4 अप्रैल को एक आरोपी को सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा, जबकि बाकी 3 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी। शिक्षा मृत्यु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके पूछा है कि इस पर आपका क्या स्टैंड है। इच्छा मृत्यु को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई। इस दलील में कहा गया कि इच्छा मृत्यु आत्महत्या के समान है, इसे अपराध माना जाना चाहिए। इस मामले को विचार संसद पर छोड़ देना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को ठुकरा दिया कि इच्छा मृत्यु पर संसद में बहस हो और संसद तय करे कि इस मामले में क्या होना चाहिए। सूरत रेप केस में नारायण साईं को राहत नहीं मिली है। सूरत सेशंस कोर्ट ने नारायण की जमानत याचिका खारिज कर दी। बेल अर्जी खारिज होने के बाद अब नारायण ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। पूर्व रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने स्वीकार किया कि तत्कालीन थल सेना प्रमुख जनरल V.K. सिंह ने उन्हें 14 करोड़ की रिश्वत की पेशकश के बारे में बताया था। 1193 करोड़ रुपए की लागत से टाटा ट्रकों की खरीद की फाइल मंजूर करने के लिए उन्हें रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह ने रिश्वत की पेशकश की थी। सीबीआई ने एक स्थानीय अदालत को तेजिंदर सिंह के खिलाफ दिए गए आरोप पत्र में सारी बातें बताई हैं। आरोप पत्र पर 16 अगस्त की तारीख तय होगी। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में दावा किया कि एंटनी ने 27 मार्च 2012 को संसद में और जांच के दौरान दिए गए अपने बयान में इस बात की पुष्टि की थी। सरकार ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित आय का पता लगाया है। यह आंकड़ा आयकर विभाग द्वारा इससे पिछले साल काले धन का पता लगाने के लिए मारे गए छापों के दौरान जब्त राशि के मुकाबले दोगुने से भी अधिक है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओपी कोहली ने अहमदाबाद में गुजरात के नए राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। ओपी कोहली को कमला बेनीवाल की जगह गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यूपी के राज्यपाल के तौर पर राम नाईक की हुई नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अर्जी दाखिल की गई।
अर्जी देने वाले वकील का आरोप है कि केंद्र ने राज्यपाल की नियुक्ति पर यूपी सरकार से मशविरा नहीं किया। 18 जुलाई को अर्जी पर सुनवाई होगी। यूपीएससी की परीक्षा से सीसेट हटाने का मुद्दा राज्यसभा में एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने उठाया। रामगोपाल ने सरकार से मांग की कि जब तक सिलेबस का मुद्दा हल नहीं हो जाता तब तक परीक्षा नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखते हुए कार्मिक मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में जवाब दिया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसकी जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनी है। कमेटी बहाली में भाषाई भेदभाव की जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाती और प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा कल संसद पहुंचे। रेहान ने संसद की कार्यवाही देखी। इस दौरान उनके साथ कुछ दोस्त भी थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष पंडित विनोद शर्मा ने अंबाला के इलाकों में जनसभाएं की। यहां विनोद शर्मा को लोगों का भरपूर समर्थन देखने को मिला। लोगों ने विनोद शर्मा का अंबाला पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पंडित विनोद शर्मा ने भरपूर समर्थन देने पर लोगों का धन्यवाद दिया। इस मौके पर विनोद शर्मा ने कांग्रेस को गरीबों के साथ विश्वासघात करने वाली पार्टी बताया। हाल ही में आरएसएस से बीजेपी में शामिल हुए राम माधव को पार्टी महासचिव बनाया जा सकता है। आम लोगों के लिए अच्छी खबर, अब आप खुद से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने तय किया है कि अब सरकारी कामकाज में जमा कराए जाने वाले कागजात को गैजेट अधिकारी या फिर नोटिस से अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। इसकी जगह सरकार लोगों के खुद से अटेस्ट कागजात को भी स्वीकार करेगी। केंद्र ने राज्यों से कहा कि खुद से अटेस्ट किए गए कागजात को भी स्वीकार करने पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दिल्ली से गुड़गांव का डीएलएफ फेज 1 में गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर एक स्कोडा सुपर में आग लग गई। स्कोडा कार की चपेट में आने से एक मारुति आल्टो भी आग से धुधु कर जल उठी। पूर्वी दिल्ली के सूर्य विहार में पंजाब नेशनल बैंक के डीजीएम के घर में 10 लाख की चोरी हुई। घर में काम करने वाली नौकरानी 10 लाख के गहने पर हाथ साफ करके फरार हो गई। नौकरानी ने चोरी को अंजाम देने के बाद 88 साल की मालकिन को घर में बंद कर ताला मार दिया और भाग गई। नौकरानी का नाम नजमा है और वो बांग्लादेश की रहने वाली है। कुछ समय पहले उसने यहाँ काम शुरू किया था। ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके में बदमाशों ने एक मोबाइल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से 6 लाख रुपए लूट लिए। वारदात उस वक्त हुई जब डिस्ट्रीब्यूटर बैंक में पैसा जमा कराने जा रहा था। मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्सिंग होटल की एक छात्रा पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगा है। आरोप है कि उसने न सिर्फ छात्राओं को अश्लील मैसेजेस भेजे बल्कि उनके नामों से गलत फेसबुक अकाउंट भी बना लिया। पंजाब के फरीदकोट आर्मी कैंट के स्कूल के पास एक लाल बैग में विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। बैग से एक टेडी बियर, बैटरी, 2 पाइप, एक पैकेट विस्फोटक पाउडर बरामद हुआ। इस एंट्री पास पर एस सिंह लिखा हुआ है। पहचान कार्ड पर इन्फॉर्मर भी लिखा है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आज लखनऊ जाएंगे। क्लिंटन लखनऊ से सटे मोहनलालगंज में क्लिंटन फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। क्लिंटन की सुरक्षा में 2 एसपी, 8 डिप्टी एसपी, 10 थानाध्यक्ष, 7 इंस्पेक्टर, 250 कांस्टेबल और पीएससी की 10 कंपनियां लगाई गई हैं। सूत्रों के मुताबिक क्लिंटन की मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात भी हो सकती है। लखनऊ के कार्यक्रम के बाद आज ही क्लिंटन जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेहद गरीब लोगों में 1/3 भारत में है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 5 साल से कम उम्र में मौत के मामले सबसे अधिक है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने नई दिल्ली में रिपोर्ट जारी की। नजमा ने कहा कि ये रिपोर्ट नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक चुनौती है और सरकार इससे निपटने में सफल रहेगी। मोदी सरकार सिगरेट और तंबाकू और बढ़े टैक्स से होने वाली कमाई का इस्तेमाल नए एम्स खोलने में करेगी। वित्त मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक सिगरेट और तंबाकू पर टैक्स से सालाना 3000 करोड़ की कमाई होगी। सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में सिगरेट और तंबाकू के टैक्स से 18,000 करोड़ रुपए जुटाने का है। सूत्रों के मुताबिक एक एम्स बनाने में तकरीबन 4500 करोड़ का खर्च आता है। मतलब अगले 5 साल में 4 नए एम्स तंबाकू उत्पादों की टैक्स कमाई से बन सकते हैं। फंड जुटाने के लिए रेल मंत्री सदानंद गौड़ा को पीएम मोदी ने फार्मूला दिया है। सरकार ने एफसीआई के गोदामों से गेहूं को खुले बाजार में बेचने की अनुमति दे दी है। सरकार ने यह फैसला कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए किया। डीजल की कीमतों में हर महीने होने वाली 50 पैसे की बढ़ोतरी पर आने वाले महीनों में लगाम लग सकती है। दरअसल डीजल पर होने वाला घाटा कम होकर अब सिर्फ 2 रुपये 49 पैसे रह गया है, जिसकी वजह से डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर लगाम लगने की उम्मीद है। कमजोर मानसून से तिलहन की फसल खराब होने के बाद कुकिंग ऑयल महंगा नहीं होगा। सरकार के पास कस्टम ड्यूटी में 15% कमी के फैसले के चलते ऐसा होगा। इराक से एक विशेष विमान 175 भारतीयों को लेकर आज नजफ से हिंदुस्तान के लिए रवाना होगा।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट करके बताया कि सभी भारतीय शुक्रवार को दिल्ली पहुंचेंगे।